डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आज के मेरे इस नए वीडियो में। आज मैं लेकर आया हूं आप लोगों के लिए एक मार्गदर्शक वीडियो, जिसमें आपके लिए जनवरी माह के असाइनमेंट जो आपको प्राप्त हुआ है उसे मैं एक मार्गदर्शक हल के रूप में लाया हूं। और यह मेरा मार्गदर्शक हल केवल आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए है, जिसके माध्यम से आप समझकर, अच्छे से देखकर और उसको अच्छे से ज्ञात कर या समझकर आप अपना असाइनमेंट पूर्ण कर सकते हैं। चलिए, तो इस डिक्लेरेशन में बता दूं, असाइनमेंट का मार्गदर्शक वीडियो हमारे उन विद्यार्थियों के लिए है जो कुछ विषम परिस्थितियों के कारण ऑनलाइन क्लास नहीं अटेंड कर पाते हैं या जिनके पास पुस्तक की व्यवस्था भी नहीं हो पाती है। हमारे उन सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यार्थियों के लिए भी बनाया है मैंने। इसे मैंने शासन के दिशा निर्देशों का पालन किया हुआ है। विद्यार्थियों, यह मार्गदर्शक केवल आप लोगों के मार्गदर्शन के लिए, आप इसे समझकर आसानी से और अच्छे से अपना असाइनमेंट पूर्ण कर सकते हैं। साथ ही साथ इस वीडियो के माध्यम से मेरा किसी प्रकार के लाभ प्राप्ति का आशय भी नहीं है। साथ ही साथ विद्यार्थियों, मेरा है वीडियो और मेरा शिक्षण शैली आपको पसंद आए तो ज़रूर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। साथ ही साथ अपने इष्ट मित्रों को शेयर ज़रूर कीजिए। मैं अपने वीडियो के माध्यम से और ऑनलाइन क्लास के माध्यम से बहुत सारे डाउट को पूर्ण करता हूं। और यदि आपको किसी भी विषय में, किसी भी फिजिक्स के किसी भी टॉपिक पर यदि आपको डाउट हो तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं उसका वीडियो बनाकर आपको प्रेषित कर सकूं और आप अच्छे से अध्ययन कर सकें। इसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखना होगा और आपको वीडियो पूरा देखना होगा, ताकि साइंस आपको अच्छे से समझ आ सके। तो चलिए अब असाइनमेंट के मार्गदर्शक पर हल पर चलते हैं। चलिए, पहला प्रश्न हमें मिला है, प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण की व्याख्या या परिभाषित कीजिए। व्यतिकरण फ्रिंज प्रतिरूप उत्पन्न करने के लिए यंग द्विस्लिट का चित्र बनाइए। प्रदीप्त फ्रिंजों के लिए फ्रिंज चौड़ाई के व्यंजक की व्युत्पत्ति कीजिए। चलिए, इसको मैं बारी बारी से आप लोगों के लिए बता दूं। पहला इसमें है हमारे पास व्यतिकरण की परिभाषा। तो व्यतिकरण की परिभाषा, जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति की दो प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गमन करती है तो उनके अध्यारोपण के कारण आयाम में परिवर्तन हो जाने से माध्यम के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न होती है। अर्थात प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। प्रकाश की इस परिघटना को हम क्या कहते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण कहते हैं। दूसरा, वहाँ पर उसी प्रश्न के अंतर्गत यहाँ पर टॉपिक है फ्रिंज प्रतिरूप प्राप्त करना। तो फ्रिंज प्रतिरूप प्राप्त करने का आपको सिर्फ इतना चित्र भरे बनाने का कहा गया है। विद्यार्थियों, आप इसको अच्छे से पस कर करके चित्र को आप अच्छे से देखकर अपने मन से बना सकते हैं। उसके बाद है इसी में तीसरा यहाँ पर जुड़ा हुआ है प्रश्न, यहाँ पर जो है वो है दीप्त फ्रिंज चौड़ाई प्राप्त करना। तो दीप्त फ्रिंज चौड़ाई जो प्राप्त होती है, किन्हीं भी दो अदीप्त फ्रिंजों के मध्य अंतर को, स्थितियों के अंतर को हम क्या कहते हैं? दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई कहते हैं, दीप्त फ्रिंज होती है। अतः दो क्रमागत अदीप्त फ्रिंजों के मध्य की दूरी दीप्त फ्रिंज चौड़ाई कहलाती है। यदि स्लिटों की दूरी स्मॉल डी माने, जैसे यहाँ पर स्मॉल डी मैंने माना हुआ है, पर्दे की दूरी स्मॉल कैपिटल डी माने और प्रयुक्त प्रकाश का तरंगदैर्घ्य लैम्डा हो, तो एनवें अदीप्त फ्रिंज की स्थिति हमें निम्न प्रकार प्राप्त होती है। यहाँ पर हम क्या करेंगे विद्यार्थियों? एनवा अदीप्त फ्रिंज और एन माइनस एनवा अदीप्त फ्रिंज की स्थिति प्राप्त करेंगे। फिर उन दोनों का अंतर से क्या निकलेगा? हमें दीप्त फ्रिंज का चौड़ाई प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए, एनवें अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी एक्स एन, ये मैंने समीकरण 1 प्राप्त किया। इसी प्रकार एन माइनस 1वें अदीप्त फ्रिंज की केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से दूरी, ये समीकरण 2 प्राप्त किया। मैंने नहीं डाल पाया है, यहाँ पर डला हुआ है। चलिए, उसको हल करने के बाद इस तरह से, उसके बाद अदीप्त फ्रिंज या दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई प्राप्त करने के लिए मैंने उसको बीटा 1 से संकेत दिया है, सीधा सीधा एक्स एन माइनस 1। यहाँ पर विद्यार्थियों, आप इसको पूर्णता में भी बना सकते हैं, लेकिन जितना पूछा गया है उसके हिसाब से मैंने यहाँ पर आपको प्रोवाइड किया है उत्तर को। मतलब इतना ही बनाने हैं। यहाँ पर आपको सिर्फ दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई पूछा गया है। यदि आपको स्थितियाँ, अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई पूछा जाता तो आपको पूरा लिखना होता। यहाँ पर सिर्फ इतना ही लिखना है, इसीलिए मैं इस वीडियो में आपको मार्गदर्शन कहा है। चलिए, दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई इस तरह से हल करते चलेंगे। हल किए, चलिए अगला यहाँ पर आए, ये देखिए। हल करने के बाद देखिए, सीधा हमको दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई मिलता है बीटा 1 इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, और यही क्या होता है? अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई होती है। दूसरा प्रश्न हमें मिला हुआ है, बोर के क्वांटीकरण के द्वितीय अभिगृहित का कथन लिखिए।
इसके डी ब्रॉग्ली द्वारा प्रदत्त स्पष्टीकरण की व्याख्या कीजिए। बोर मॉडल की दो सीमाएं लिखिए। चलिए मैं यहाँ पर बता दूँ, बोर क्वांटीकरण का द्वितीय अपग्रहित इस तरह से है, जिसे आप पढ़ करके अच्छे से समझकर और अध्ययन करके लिख सकते हैं। चलिए उसके बाद है बोर मॉडल की सीमाएं। बोर मॉडल की सीमाएं, इस मॉडल द्वारा केवल हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम वाले परमाणु के स्पेक्ट्रम की ही व्याख्या की जा सकती है। और दूसरा है स्पेक्ट्रम रेखाओं में तीव्रता की कमी या अधिकता का इस मॉडल द्वारा नहीं समझाया जा सकता। ये इसकी लिमिटेशन है, सीमाएं हैं। और उसके बाद है इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है डी ब्रॉग्ली द्वारा प्रदत्त स्पष्टीकरण, मतलब बोर मॉडल का डी ब्रॉग्ली द्वारा स्पष्टीकरण किया गया। चलिए इसके लिए मैंने यहाँ पर ये होगा बोर के अनुसार, यहाँ पर ये लिखते चलेंगे हम। आप इसको पढ़ करके अच्छे से आप समझ लें पहले, उसके बाद लिखेंगे। चलिए फिर आगे स्क्रॉल करूँ मैं, इतना है। फिर से समीकरण 1 प्राप्त किया, फिर उसके बाद यहाँ तक। यह थोड़ा सा लंबा प्रश्न हो जाता है विद्यार्थियों, पढ़ लिए होंगे आप। चलिए, और ये छोटा सा उसमें डायग्राम भी आपको प्रोवाइड करनी होगी। यह डायग्राम को बनाना होगा, तभी व्याख्या हो पाएगी। और इस तरह से बोर मॉडल की व्याख्या डी ब्रॉग्ली के माध्यम से हो जाता है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 में आते हैं। प्रश्न क्रमांक 3 कहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम लिखिए। 2 भाग है इसमें, और दूसरा भाग है उस परिकल्पना का नाम लिखिए जो प्रकाश के कणीय प्रकृति को दर्शाता है। तो यहाँ पर पहला है प्रकाश विद्युत प्रभाव का नियम। तो लेनार्ड और मिल्कर ने अपने प्रयोग परीक्षणों के आधार पर नियमों का प्रतिपादन किया, जिन्हें हम प्रकाश विद्युत प्रभाव या प्रकाश विद्युत उत्सर्जन भी कहते हैं, प्रकाश विद्युत उत्सर्जन का नियम भी कहते हैं। पहला नियम है, मैं पढ़ देता हूँ विद्यार्थियों। किसी धातु की सतह से प्रति सेकंड उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की संख्या आपतित विकिरणों की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, जिसका मैंने अच्छा सा वीडियो और अच्छा सा क्लास 1 लिया हुआ है, जो आपके वीडियो लिंक में मिल भी सकता है। बहुत सारे इससे ऑब्जेक्टिव भी मिलेंगे आपको आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। उसके बाद है दूसरा नियम है, दी गई धातु के लिए आपतित विकिरण की एक न्यूनतम आवृत्ति होती है जिसके नीचे प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होता। इस न्यूनतम आवृत्ति को हम कहते हैं देहली आवृत्ति। इसके लिए भी एक क्लास मैंने लिया हुआ है, इसको भी आप अच्छे से वीडियो देखकर समझ सकते हैं। उसके बाद है उत्सर्जित होने वाले प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित विकिरण की आवृत्ति पर निर्भर करती है, तीव्रता पर नहीं। इन्हीं चीज़ों से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव बनेंगे आपको जब आप बोर्ड एग्जाम दिलाएंगे, तब बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। और उसके बाद चौथा है प्रकाश विद्युत उत्सर्जन एक तात्क्षणिक प्रक्रिया है आपतित विकिरण और प्रकाश के इलेक्ट्रॉनों के लिए। उत्सर्जन के मध्य कला प्रसरता अत्यंत ही अल्प होती है। दूसरे शब्दों में विकिरणों के आपतित होते ही प्रकाश इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। चलिए, ये हो गया प्रकाश उत्सर्जन के नियम या प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम। चलिए, इसके बाद इसका दूसरा खंड था वह परिघटना जो प्रकाश के कणीय प्रकृति को दर्शाता है या प्रदर्शित करता है, उस परिघटना का नाम क्या है। तो हम जानते हैं प्लांक के क्वांटम सिद्धांत से प्रकाश ऊर्जा की पैकेट हैं या पैकेट होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, क्वांटम कहते हैं या क्वांटा कहते हैं। और प्रत्येक क्वांटम में ऊर्जा के साथ साथ संवेग का होना प्रकाश के कणीय प्रकृति को दर्शाता है। मतलब एक क्वांटम में ऊर्जा भी होती है और साथ साथ उसमें संवेग भी होती है, और यही जो परिघटना है क्या कहलाता है, क्या दर्शाता है, प्रकाश का कणीय प्रकृति को दर्शाता है। इतना ही लिखना है आपको। अगला प्रश्न है इसमें है प्रश्न क्रमांक 4, यह है प्रकाश को प्रकाश से मिलाने पर, चलिए, प्रकाश को प्रकाश से मिलाने पर अंधकार उत्पन्न हो सकता है। इस परिघटना का नाम लिखिए तथा स्पष्ट कीजिए। देखिए, बड़ा विरोधाभासी प्रश्न लग रहा है, ठीक है। विरोधाभासी प्रश्न मतलब कैसे, चलिए मैं इसको स्पष्ट कर दूं। प्रकाश को प्रकाश से मिलाने पर अंधकार उत्पन्न हो सकता है, इसका व्याख्या भी करना है। तो इसकी जो व्याख्या है हम व्यतिकरण के माध्यम से करते हैं विद्यार्थियों। जब समान आवृत्ति और समान का आयाम के दो प्रकाश तरंगें माध्यम में एक ही दिशा में संचरित होती है, तो
उनके अध्यारोपण के स्वरूप प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है और इस घटना को हम व्यतिकरण कहते हैं। और उसी व्यतिकरण में दो घटनाएं होती है, एक होता है संपोषी व्यतिकरण और एक होता है विनाशी व्यतिकरण। लेकिन यहाँ पर हमको परिघटना में प्रकाश के अंधकार उत्पन्न हो सकता है, तो यह जो परिघटना होती है वो प्रकाश के विनाशी व्यतिकरण के फलस्वरूप होती है। मैं यहाँ पर पढ़ देता हूँ, जो मैंने आप उसका सारांश जो लिखा है उसको, प्रकाश से मिलाने पर अंधकार उत्पन्न हो सकता है, इस परिघटना का नाम प्रकाश का विनाशी व्यतिकरण है। इसके अंतर्गत जब दो प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता या आयाम न्यूनतम हो जाती है, उस स्थिति में वहाँ पर प्रकाश का आयाम क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। और यह स्थिति उस समय उत्पन्न होती है जब दोनों तरंगे विपरीत कला में होते हैं, अर्थात पहले तरंग का श्रृंग दूसरे तरंग के गर्त पर या पहले तरंग का गर्त दूसरे तरंग के शीर्ष पर पड़ता है। उस समय विनाशी व्यतिकरण की स्थिति निर्मित होती है और जिसके कारण अंधकार उत्पन्न हो सकता है। और चलिए उसके लिए मैंने यहाँ पर डायग्राम भी प्रोवाइड किया हुआ है, इस तरह से आप डायग्राम भी प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छे समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी का दूसरा भाग, तरंगाग्र किसे कहते हैं? हाइगन तरंग सिद्धांत आधार पर प्रकाश के अपवर्तन नियम की व्याख्या। तो तरंगाग्र क्या है? यदि किसी माध्यम में तरंग संचरित हो रही हो तो किसी समय समान कला में स्थित कणों के बिंदु पथ को क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। बस करके रख लीजिए आप, मैं फिर से बोल रहा हूँ। यदि किसी माध्यम में तरंग संचरित हो रही हो तो किसी समय समान कला में स्थित कणों के बिंदु पथ को क्या कहते हैं? तरंगाग्र कहते हैं। और इसका आप यहाँ पर डायग्राम भी बना सकते हैं। इसके बाद है अपवर्तन की व्याख्या। मैंने प्रश्न को लिखा है हाइगन के तरंग सिद्धांत के आधार पर। यहाँ पर इस तरह से आप अपवर्तन की व्याख्या पस करके आप लिखते चलिएगा, लिख सकते हैं। डायग्राम नीचे यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। चलिए इसको आपको लिखना है और ये चित्र भी बना देना है आपको, मैंने आपने बनाया हुआ है। चित्र भी बना लीजिए और इस तरह से संपूर्ण स्थिति प्राप्त होकर यह क्या है? स्नेल का नियम होगा। और इस पर जो महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है वह है, जो मैं आपको बता दूं, उसके बाद अगले प्रश्न में चलेंगे। महत्वपूर्ण निष्कर्ष निकलता है इसमें व्यतिकरण अपवर्तन की व्याख्या में, जब प्रकाश तरंग विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाती है या अपवर्तन के पश्चात अभिलंब की ओर झुक कर जाती है। और दूसरा इसमें निष्कर्ष निकलता है, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो अपवर्तन के पश्चात अभिलंब से दूर हटकर जाती है। और इसी प्रकार हाइगन के तरंग सिद्धांत के माध्यम से प्रकाश के अपवर्तन की भी व्याख्या की जा सकती है। चले अगला प्रश्न और पांचवा और अंतिम प्रश्न में जाते हैं। पहला इसमें है, पांचवे का अखंड में है, एक इलेक्ट्रॉन, एक अल्फा कण तथा एक प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा समान है। दिया गया इनमें से किस कण की de Broglie तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होगी? तो चलिए इसका हल मैं इस तरह से लिया हूँ। दिया गया हमको अल्फा कण, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की गतिज ऊर्जा मान लो k है, ये बराबर है। और हमें ज्ञात करना क्या? न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला कण या न्यूनतम तरंग दैर्ध्य वाला न्यूनतम de Broglie तरंग दैर्ध्य वाला हमको कण ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि de Broglie तरंग दैर्ध्य का सूत्र क्या है? लैम्डा इक्वल टू h/p, जहाँ पर h क्या है? प्लांक नियतांक, p क्या चीज़ है? संवेग है। ठीक है। अब हम उसके बाद और जानते हैं इसी संबंध में, संवेग का जो वर्ग होता है उस कण के द्रव्यमान और उसके गतिज ऊर्जा के गुणनफल के 2 गुने के बराबर होता है। चलिए उसको मैंने हल किया तो p² को हटाया तो क्या हो गया? p इक्वल टू √2mk हो गया। और उसके बाद हमको क्या करना है? समीकरण 1 व 2 से, मतलब समीकरण 1 में 2 से मान रख दीजिए, p का मान रख दिए। और p का मान रखने के बाद हमें इस तरह से एक समीकरण प्राप्त होता है। और हमें कहा गया है कि आप प्रश्नानुसार तीनों कणों की गतिज ऊर्जा समान है, मतलब k इक्वल हो गया। और साथ ही साथ हम यह भी जानते हैं प्लांक नियतांक, एज भी कांस्टेंट हो गया और √2 भी 2 भी कांस्टेंट हो गया। तो हम तीनों को क्या कर दे? एक्साई कर दिए और m को अलग कर दिया, क्योंकि तीनों कणों का द्रव्यमान अलग अलग होगा। ठीक है, तो हमको द्रव्यमान के अकॉर्डिंग ही बतानी है। तो यहाँ पर चलिए अब लैम्डा प्रोपोर्शनल टू हमने क्या लिखा? 1/√m। क्यों? क्योंकि मैंने h/p
√2k को कांस्टेंट माना है और कांस्टेंट को हटाएंगे किसी फंक्शन तो वहाँ पर क्या लगा देते हैं, प्रोपोर्शनल टू का सिंबल लगा देते हैं। और यहाँ पर देखें तरंग दैर्ध्य जो है, डी ब्रॉग्ली तरंग दैर्ध्य जो है किस पर निर्भर हो गया, कण के द्रव्यमान पर निर्भर हो गया। अब यहाँ पर हमें ज्ञात होनी चाहिए कण का द्रव्यमान किसका अधिक होता है और किसका कम। तो उसके लिए मैंने बताया है इस प्रकार स्पष्ट है कि कण का डी ब्रॉग्ली तरंग दैर्ध्य उनके द्रव्यमान के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती होती है, अर्थात अधिक द्रव्यमान वाले कण का लैम्डा कम तथा कम द्रव्यमान वाले कण का लैम्डा अधिक होगी। चूंकि अल्फा कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन से अधिक होता है। फिर से मैं बोल दे रहा हूँ, चूंकि अल्फा कण का द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन के द्रव्यमान से अधिक होता है, अतः हम समीकरण 3 से बता सकते हैं व्युत्क्रमानुपाती के हिसाब से जब अधिक होता है तो अल्फा कण का तरंग दैर्ध्य क्या होगा, कम होगा। चले अब अंतिम और 5वां प्रश्न है, रिडबर्ग सूत्र का उपयोग करके हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की लाइमन श्रेणी में प्रथम 4, बहुत लंबा प्रश्न है विद्यार्थियों, प्रथम 4 स्पेक्ट्रमी रेखाओं के तरंग दैर्ध्य को परिकल्पित कीजिए और हमारे पास रिडबर्ग सूत्र हो जो प्राप्त होता है 1/λ = r ब्रैकेट इन 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर रिडबर्ग नियतांक है। लाइमन श्रेणी के लिए n1 = 1 होता है और मान रखें। उसके बाद कहाँ तक ज्ञात करना हमको, 4, तो क्या हो जाएगा 2, 3, 4 और 5, ये कहाँ रखेंगे, n2 के जगह रखते हैं, उसको यहाँ पर मैंने सूत्र में n मान लिया है और मान रखकर चलिए n1 = a रखेंगे। इसका मतलब पहला निकलेगा, हल करेंगे इसको। फिर दूसरा के लिए n = 2 रखेंगे, दूसरा निकलेगा। फिर n = 3 रखेंगे, तीसरे का निकलेगा। जैसे दूसरे का निकला क्या 1215 एंगस्ट्रॉन, तीसरे का निकला क्या 1026 एंगस्ट्रॉन और उससे और कम हो जाएगा, चौथे का हो जाएगा 972.3 एंगस्ट्रॉन। लाइमन श्रेणी की चतुर्थ स्पेक्ट्रम में लिख के क्या रखेंगे, 5 रखेंगे, n = एक स्टेप आगे रहता है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर जिसका निकलता है कितना होता है 949.6 एंगस्ट्रॉन। और इस प्रकार आप सभी प्रश्नों को समझकर, अच्छे से देखकर और अच्छे से ज्ञात करके आप अपना असाइनमेंट कंप्लीट कीजिए। मेरी शुभकामनाएं। साथ ही साथ आप लोगों के बोर्ड एग्ज़ाम का भी टाइम शेड्यूल आ चुका है। आप अच्छे से तैयारी कीजिए, अच्छे से मेहनत कीजिए और सही लगन से पेपर दिलाइए और अच्छे अंकों से और अच्छे नंबरों से पास होइए। धन्यवाद।